हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 1 चैप्टर 4 मानवाधिकार, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे अधिकार, राइट्स, जो हमारा चैप्टर है 4, और उसी के अंदर है ये लास्ट पार्ट मानवाधिकार, और चौथा पार्ट है ये, और चौथा चैप्टर भी है। तो आज ये समाप्त हो जाएगा जो चैप्टर है अधिकार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मानवाधिकार। तो देखिए, मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानवाधिकार कहते हैं। यानी मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं हमें, उसे क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। और जिसका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मानव को जाति, लिंग, संपत्ति व राष्ट्र राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी किसी के पास कौन सी जाति है, कौन किस लिंग, लिंग क्या है, जाति क्या है, संपत्ति है या नहीं है, अमीर है गरीब है, चाहे कोई भी कैसा भी हो, लेकिन अगर वो एक मानव है, एक मनुष्य है, तो मनुष्य को मनुष्य के आधार पर, मानव को मानव के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। इमैनुअल कांट कहते हैं, कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? स्वयं में साध्य होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हमारा। तो 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा की स्वतंत्रता की गई। मूलतः ये अधिकारी हिटलर के सहयोगी थे, ठीक है, और जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया था, और जिसके उपरांत मानवाधिकारों की घोषणा की गई, ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म ना ले और अन्य मानवों के साथ कोई दुर्व्यवहार न कर सके। यानी आगे से बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, बहुत बर्बर व्यवहार किया गया था। तो इसलिए मानवाधिकार की घोषणा की गई कि ताकि आगे से कोई हिटलर की तरह न जन्म ले और कोई हिटलर न बन सके और अन्य जो मानव हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न कर सके। मानवाधिकार का अर्थ समझ लेते हैं। मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है? मानवाधिकार का अर्थ सामान्यतः मानवाधिकार एवं अधिकार समान रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए जब लॉक जैसे विचारक, जॉन लॉक जैसे विचारक ने जब प्राकृतिक अधिकार की बात की, प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना की प्रस्तुति की, तो यह मूलतः मानवाधिकारों का ही एक रूप था। यानी व्यक्ति जीवन स्वतंत्रता का अधिकार दिया इन्होंने, संपत्ति का अधिकार दिया। तो क्या है? प्राकृतिक जीवन का इन्होंने अधिकार दिया। तो इन्होंने कहा कि यह मानवाधिकारों का ही एक जैसा कि रूप था, और क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्ति के उन अधिकारों से है जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में समूची मानव जाति के लिए अधिकार दीर्घकाल में प्राप्त हो सका, क्योंकि लॉक जैसे व्यक्तियों के लिए अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार थे, ठीक है, क्योंकि संपत्ति का भी अधिकार दिया था उन्होंने। और उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं प्राप्त थे। कालांतर में बाद में जे.एस. मिल ने महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था। किसने? जे.एस. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहां एक ओर फ्रांसीसी व अमेरिकी क्रांति के पश्चात अधिकारों को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया गया, वहीं व्यवहारिक रूप में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी दुनिया, ठीक है, जिसे तीसरी दुनिया कहा गया था, तीसरी दुनिया के देशों को इन अधिकारों से वंचित किया गया, ठीक है। जो बहुत ही गरीब होते थे, उसमें ये आते थे तीसरी दुनिया के लोग। उन्हें तीसरी दुनिया, जो विकासशील होते थे, विकसित होते थे, उन्हें छोड़ के जो तीसरी दुनिया इन्हें कहा गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जिस प्रकार प्रजातिवाद के आधार पर मानव नरसंहार हुआ, और यह अत्यंत बर्बर और अमानवीय और घृणित था, ठीक है। पहले और दूसरे युद्ध में जो जर्मनी में जिस प्रकार प्रजातिवाद के आधार पर हुआ मानव नरसंहार, तो बर्बर था, अमानवीय था, घृणित था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, और यह उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होगी, ठीक है।
मानवाधिकारों से संबंधित वैचारिक विवाद 10 दिसंबर 1948 को जब मानवाधिकार के घोषणा पत्र को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया गया, तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए। ठीक है, व्यवहारिक रूप में इसमें वैचारिक जो विवाद थे वो स्पष्ट रूप से सामने आए और इस्लामी देशों विशेषतः सऊदी अरब ने मानवाधिकार की संकल्पना पर क्या किया, आपत्ति दर्ज किया और कहा कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता व धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अतः मूल प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप में किस प्रकार से लागू किया जाए। मानव अधिकारों पर सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी, क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार वे मानवाधिकार ही नहीं बल्कि संपत्तिशाली, ठीक है, बल्कि संपत्तिशाली पूंजीपतियों के अधिकार हैं। जो साम्यवादी थे उनके अनुसार मानवाधिकार नहीं बल्कि क्या है, संपत्तिशाली पूंजीपतियों के अधिकार हैं। ठीक है, क्योंकि उदारवाद लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को, ठीक है, उदारवाद लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक अधिकारों को मुख्य मूल्य माना। मार्क्सवादियों ने, ठीक है, इन्होंने किसको माना, इन्होंने जो आर्थिक अधिकार थे उनको इन्होंने मुख्य मूल्य इन्होंने माना। ठीक है, और अतः मार्क्सवादियों के अनुसार, ठीक है, अतः मार्क्सवादियों के अनुसार न्यूनतम आर्थिक परिस्थितियों व रोजगार का अधिकार जो है वो क्या है, वो मुख्य है। इसके विपरीत उदारवादी देशों का मानना था कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं वो सर्वाधिकारवादी हैं, जहां व्यक्ति को अभिव्यक्ति व उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, यानी अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार रखने और उपासना यानी पूजा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, एक दल का निरंकुश शासन है और वह व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता से वंचित है। और वस्तुतः इन वैचारिक विरोधों को देखते हुए वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के दस्तावेजों में सिविल, राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक अधिकारों का सम्मिश्रण किया गया। ठीक है, सम्मिश्रण किया गया और अतः मानवाधिकारों के संदर्भ में साम्यवाद बनाम उदारवाद का विचार क्या हुआ, वो समाप्त हुआ। ठीक है, मानवाधिकार सार्वभौमिक या सापेक्ष। अफ्रीकी देशों द्वारा वर्ष 1981 में मानवाधिकारों के लिए घोषणा पत्र बंजुल चार्टर, जिसे कहा गया बंजुल चार्टर, जारी किया गया और मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर क्या हुआ, प्रश्न खड़ा हुआ। और इसीलिए मूल प्रश्न है कि क्या पूरे विश्व में मानवाधिकारों को एकीकृत रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन जैसे जो साम्यवादी देश हैं और अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य क्या हुआ, मानवाधिकारों को लेके विवाद है। अमेरिका ने चीन पर सदैव मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, विशेषकर जो तिब्बती शरणार्थी व दलाई लामा के मुद्दों पर चीनी सरकार को विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। ठीक है, यद्यपि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं जैसे म्यांमार आदि, ठीक है, म्यांमार आदि जो हैं उन पर भी मानवाधिकार के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बंजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकारों से भिन्न हैं। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है वो अलग है, विशिष्ट है, विशेष,
ठीक है, विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। और इसी मान्यता को किशोर मधुबनी, जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकारों को देश काल और परिस्थिति के उन्होंने अनुसार माना, और उन्होंने मानवाधिकारों को देश काल और परिस्थिति के अनुसार माना, सार्वभौमिक नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाज और संस्कृति के सापेक्ष मानवाधिकारों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, एशियाई मूल्य की बात की जाए तो महातिर मोहम्मद के अनुसार, ठीक है, महातिर मोहम्मद के अनुसार एशियाई मूल्य पाश्चात्य मूल्य जो है उनसे क्या है, अलग है। एशियाई मूल्यों का आशय समाज को प्राथमिकता, सत्ता का सम्मान और परिवार को महत्व प्रदान करना। अतः समाज में संघर्ष के बजाय सहमति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः बहुसंस्कृतिवादियों ने माना कि समाज में बहुसंख्यक समूह के अधिकार बहुसंख्यक समूहों के अधिकार से भिन्न होते हैं, और इसीलिए एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो पूरे विश्व में अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता। ठीक है, और मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की आलोचना की गई। ये मलेशियाई प्रधानमंत्री थे और वे एशियाई मूल्यों की आड़ में गैर लोकतांत्रिक जो शासन है उनको वैधता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे थे, कहा गया। और इसलिए ध्यान देने की बात है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के लिए पूर्णतः क्या है, वो उपयुक्त है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एशियाई समाज स्पष्ट रूप में पश्चिमी समाजों से अलग है और मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है। आतंकवाद और विघटनवाद को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, अभी भी महत्वपूर्ण इस तरीके के प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, और आदि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 11 सितंबर 2001 की आतंकवादी घटना के बाद जो घटना हुई थी, पश्चिमी देशों में अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। अमेरिका उनका लीबिया और ईरान जैसे जो राष्ट्र हैं आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, ईरान और जो लीबिया है, इस तरीके के देश। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। पाकिस्तान की बात आती है तो मानवाधिकारों का मूल आधार लॉक के विचारों से आरंभ हुआ और इसका विकास लास्की तक हुआ था। ठीक है, और व्यवहारिक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों को वैश्विक संस्था के द्वारा वैश्विक रूप में लागू करने का प्रयास किया गया और मानव को यह अधिकार मानव होने के कारण प्राप्त हुए। ठीक है, और मानवाधिकारों की आरंभिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के पश्चात इस समूहों के अधिकारों पर भी बल दिया गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि चीजें। ठीक है, और साम्यवादियों का मानवाधिकारों के प्रति दृष्टिकोण। साम्यवादी व्यक्तिवादी अधिकारों के आलोचक हैं और माइकल जे सैंडल ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में रॉल्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। इनके अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज से पृथक नहीं है, इसीलिए उन्होंने उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को अमूर्त व ऐतिहासिक माना। माइकल वाल्जर के अनुसार अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। अधिकारों को कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है, यानी अधिकारों की कल्पना समाज के ही उसमें संभव है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में वस्तुओं का समान महत्व नहीं होता कि हर वस्तु बिल्कुल समान हो। आगे चलते हैं, नारीवादियों द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का खंडन। नारीवादी नारीवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया। इनके अनुसार समाज में पितृसत्तात्मकता के स्वरूप के कारण महिलाओं को जो पितृसत्तात्मक सत्ता है के कारण राजनैतिक और संवैधानिक अधिकार क्या है यहाँ पे, वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता है तो उनके अनुसार ही घरों में कार्य होते हैं। शासन या जो भी चीजें हैं उनके अनुसार घर में चलता है। तो इनके अनुसार महिलाओं को राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार निरर्थक, और महिलाओं के समझ अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि महिलाओं द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने के कारण सार्वजनिक जीवन में कार्य करने में क्या होता है, कठिनाई आती है।
आधा वक्त उनका इन्हीं में निकल जाता है, बच्चों को पालन पोषण करने में, और इन्हें कम वेतन में भी कार्य करना पड़ता है। क्योंकि पहले ऐसा था कि कम वेतन में काम करना पड़ता था, वो तो अब जब से संविधान बना तब से फिर चीजें ठीक हुई हैं कि सब चाहे लिंग के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिस परिवार में पुरुष और महिला दोनों कार्यरत होते हैं, यानी दोनों नौकरी पेशा हैं, दोनों कार्य करते हैं, वहां पर भी घरेलू जो दायित्व होता है परिवार में वो महिलाएं ही निभाती हैं। ठीक है, ज्यादातर महिलाएं ही निभाती हैं, बाहर का भी करती हैं और घर का भी करती हैं। पुरुष सिर्फ बाहर का ही करेंगे तो घर का नहीं करते। तो पितृसत्तात्मकता के प्रभाव के कारण तीसरी बात, महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्यों का आकलन अभी भी नहीं किया जा रहा है। यानी घर में वो चाहे कितना भी काम कर लेती हैं, लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसका कोई भी आकलन नहीं किया जा रहा है अभी भी। यानी ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है। तो नारीवादी जो विचारक हैं उनकी ये धारणाएं हैं। सुसान मूलर ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1989 में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक, इसे नोट कर लें। और समाज में महिलाएं शोषित हैं, इसीलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से ही संभव नहीं है, बल्कि जबकि महिलाओं के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार हैं जो कि निम्नलिखित हैं और जो आवश्यक हैं। पहला, विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न से मुक्ति मिलनी चाहिए, घरेलू हिंसा जो उनके साथ होती है उससे उनको निजात मिलनी चाहिए। समाज में महिलाओं के विशिष्ट जो मूल्य होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें। और अब हम आ जाते हैं किस पर, निष्कर्ष पर। निष्कर्ष की बात करें तो मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप से सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान होता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य होता है, परंतु इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक व सांस्कृतिक विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। यानी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, सामाजिक विशेष जो है विशिष्टताएं हैं कि सब लोग समान नहीं है, उनका ध्यान रखना होगा, आदि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मानवाधिकार और लोकतंत्र का युग है, और 21वीं शताब्दी और मानवाधिकारों को बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का घोतक है। यानी चीजें बहुत बदल चुकी हैं, महिलाओं के प्रति भी धारणाएं बदल चुकी है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और वो सब कुछ कैसे होगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही ये सारी चीजें जो है पूर्वाग्रह ये सारे तभी दूर होंगे जब अच्छी तरीके से महिलाओं को भी और पुरुषों को भी सभी को समान शिक्षा मिलेगी। ठीक है, मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां थी। 3 पीढ़ियों में मानवाधिकारों का विभाजन पहले 1979 में चेक गणराज्य की विविधता कार्य वासाक द्वारा स्ट्रासबर्ग में पहला कब हुआ, 1979। ठीक है, और प्रस्तावित किया गया था। फिर पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों की प्रवृत्ति जो थी वो मूलतः राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून की समझ से समानता की बात की गई। ठीक है, पहले जीवन का अधिकार, कानून के समझ यानी समानता की बात आदि चीजें थी, और बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान के अधिकार भी शामिल थे। ठीक है, ये चीजें परिवर्तित हुई कब, 79 से। ये सारी चीज। दूसरी पीढ़ी की बात की जाए तो इसमें मूल आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक थे। तीसरी पीढ़ी में मानवाधिकार वे अधिकार थे जो महज नागरिक और सामाजिक से परे थे, और आत्मनिर्णय का अधिकार यानी आत्मनिर्णय का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार व सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें हुई सम्मिलित हुए। और नारीवादियों के अनुसार समाज में पितृसत्तात्मक के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार जो कि निरर्थक हैं, जैसा कि वो कहते हैं नारीवादी, क्योंकि उसके मिलने का कोई खास फायदा नहीं होता है। ठीक है,
और मेरियन यंग है, उनके अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना में महिलाओं को विभेद या विशिष्ट स्थिति की को मान्यता नहीं दी जाती है, बल्कि सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और निष्कर्ष के अनुसार हम, जैसा कि 21वीं शताब्दी मानवाधिकार लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकारों का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे और परिवर्तन होगा दृष्टिकोण में, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर जो था 4 हो गया है समाप्त आज। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कौन सा, शक्ति, पावर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है 5 वो है शक्ति यानी पावर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, तो जरूर देखिएगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो शक्ति। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।